गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और हार्ट में जो नोड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास से थोड़ा सा ब्रशअप हम लोग कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को दो नोड्स बताए थे, एक था एसए नोड और दूसरा था एबी नोड। ठीक है, एसए नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर और एबी नोड को हम लोग बोलते हैं पेस सेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसए नोड जो है वो हार्ट बीट को स्टार्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, और एबी नोड जो है वो पूरे हार्ट में, ठीक है, ये जो इम्पल्सेस होते हैं, ठीक है, उन इम्पल्सेस को कंडक्ट करने का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग पेस सेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एसए नोड का काम बेसिकली क्या होता है? एसए नोड जो है वो सेल्फ एक्साइटेटरी होता है, मतलब खुद से एक्साइट हो सकता है, खुद के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो एसए नोड जो है अपने आप से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जेनरेट करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ कहाँ पर स्प्रेड होते हैं? दोनों जो ऑरिकल्स हैं, दोनों ऑरिकल्स पर स्प्रेड होते हैं और दोनों ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा एसए नोड जो है वो और एक काम क्या करता है, वो एवी नोड को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो एसए नोड के स्टिमुलेशन से एवी नोड जो है वो भी स्टिमुलेट होता है। अब एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकलता है, फिर परकिंज फाइबर्स निकलते हैं जो पूरे वेंट्रिकल्स के चारों तरफ जो है स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एवी नोड एक्साइट होता है तो बंडल ऑफ हिज और परकिंज फाइबर के थ्रू होते हुए ये जो एक्साइटेशंस हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स तक पहुंचते हैं और फिर वेंट्रिकल्स जो है उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से एसए नोड और एवी नोड जो है मिल करके हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो सीक्वेंस है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल, इस टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली ये समझना है कि ये जो हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो वो किस सीक्वेंस में होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल एक्चुअली होता क्या है? कार्डियक साइकिल जो है हार्ट बीट 1 और हार्ट बीट 2 दोनों के बीच में होने वाले जो इवेंट्स हैं उसके कलेक्शन को बोलते हैं। मतलब हार्ट बीट 1 से हार्ट बीट 2 के बीच में जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी प्रोसेसेस होंगे, वो सारे इवेंट्स मिला करके एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो है इसका जो कंप्लीट टाइमिंग है, ठीक है, या कंप्लीट ड्यूरेशन है, वो बेसिकली होता है 0.8 सेकेंड्स का। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड्स में एक कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है। अब कार्डियक साइकिल के अंदर बेसिकली होता क्या है? कार्डियक साइकिल के अंदर दोनों जो ऑरिकल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, प्लस दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मतलब एक कार्डियक साइकिल में दो कॉन्ट्रैक्शंस और दो रिलैक्सेशंस होते हैं, तब कहीं जाकर के एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है वो बनता है। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल जो है इसके अंदर बेसिकली 4 इवेंट्स जो हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड देन जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो अब सिस्टोल और डायस्टोल में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोल का मीनिंग है रिलैक्स करना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर दिया। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर से हम लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल की टाइमिंग क्या होती है? एट्रियल सिस्टोल की एक्चुअल टाइमिंग होती है 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, ये सारी जो टाइमिंग लिखी है मैंने ये सेकेंड्स में है। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड्स उसकी एक्चुअल टाइमिंग होती है और 0.7 सेकेंड्स जो एडिशनल यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो उसके आराम करने के होते हैं। ठीक है, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स का और जॉइंट डायस्टोल जो है वो भी 0.5
सेकेंड्स का होता है। ठीक है, तो क्योंकि वेंट्रिकुलर और जॉइंट डायस्टोल एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं तो इसको हम लोग एक ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितना टाइम लगता है किसी कार्डियक साइकिल में वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट्रियल सिस्टोल में या बाकी सारे स्टेप्स में एक्चुअली क्या क्या होता है। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि दोनों जो ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है, दोनों जो एट्रिया होते हैं वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों ऑरिकल्स जो होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ऑरिकल्स के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्शन के वजह से प्रेशर में आएगा और प्रेशर के साथ वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ऑरिकल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है वो ब्लड जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों के थ्रू होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो दोनों ऑरिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा, दोनों वाल्व से होते हुए जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड जाएगा इसके बाद क्या होगा, इसके तुरंत बाद जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की क्या है एट्रियल सिस्टोल में कि जो 70% ब्लड होता है, मतलब कि ऑरिकल्स के अंदर जितना भी ब्लड भरा है उसका 70% ब्लड जो है वो पैसिवली जो है फ्लो करके वेंट्रिकल्स के अंदर चले जाता है, मतलब बिना किसी एफर्ट के पैसिवली फ्लो करके वो वेंट्रिकल्स के अंदर चले जाता है। ठीक है, बाकी जो 30% ब्लड होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग ही काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के अलोंग काम करने की वजह से क्या होता है कि 70% ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में पैसिवली चले जाता है, बाकी 30% ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर की वजह से फिर वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में कितना लगता है, 0.1 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो 0.7 सेकेंड्स का टाइमिंग है, ठीक है, ये 0.7 सेकेंड्स में क्या होता है कि एट्रियम जो है वो आराम करता है। ठीक है, दिस वाज द एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, 70% ब्लड जो है वेंट्रिकल में पैसिवली जाएगा, बाकी 30% ब्लड जो है वो ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने में कितना लगा, 0.1 सेकेंड लगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड हम लोग आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है कि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है तुरंत वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बेसिकली क्या होता है कि वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एट्रियल सिस्टोल में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो कहाँ पे पुश होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ब्लड है वो एओर्टा में पुश होगा और राइट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में पुश होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एओर्टा के अंदर जो सेमीलूनर वाल्व था वो भी ओपन होगा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो सेमीलूनर वाल्व था वो भी ओपन होगा। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले रहते हैं उस समय क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद नहीं हुआ और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ब्लड का जो बैक फ्लो है वो ऑरिकल्स में हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है इमीडिएटली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जितना भी ब्लड है वो कहाँ पुश हो जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ चले जाएगा, एओर्टा में चले जाएगा। इस कंडीशन में एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के जो सेमीलूनर वाल्व्स थे वो ओपन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं लब।
ठीक है। तो ये जो लब है, दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे क्लोज होंगे तो एक धीमी सी आवाज आती है जिसको कहते हैं लब, और लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इसमें अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगे, 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स जो हैं अब रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जैसे ही होता है उनका, जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उनमें प्रेशर जो है वो कम होने लगता है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर जब प्रेशर कम होगा तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जो सेमीलूनर वाल्व्स थे, अब सेमीलूनर वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होंगे। तो जैसे ही सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, कहां पर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, तो एक बहुत ही शार्प साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं डब, ठीक है। तो डब जो है, दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर रिड्यूस होगा, और जैसे ही वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर रिड्यूस होगा तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जो सेमीलूनर वाल्व्स थे वो क्लोज होंगे, एक शार्प साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको कहते हैं डब, और डब जो है वो सेकेंड हार्ट साउंड होता है। तो हमारा हार्ट जो है वो धक धक नहीं करता, हमारा हार्ट लब और डब करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकेंड हार्ट साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगा 0.5 सेकेंड्स। अब फाइनली हम लोग किस पे आते हैं, जॉइंट डायस्टोल में आते हैं। ये भी 0.5 सेकेंड्स लेता है। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं एक साथ रिलैक्स करते हैं, और एक साथ रिलैक्स करने की वजह से ये जो जॉइंट डायस्टोल है इसको जनरल पॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरल पॉज भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो जनरल पॉज है ये कितने सेकेंड्स का है, 0.5 सेकेंड्स का है, ठीक है। एक और चीज है कि ये जो जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है कि जब जॉइंट डायस्टोल में दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से राइट ऑरिकल में भी ब्लड आता है, और लेफ्ट ऑरिकल में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भी लंग से रिसीव होता है, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से राइट ऑरिकल में भी ब्लड आएगा, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं उसके थ्रू जो है लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में भी आएगा। तो जॉइंट डायस्टोल जो है उसमें ऑरिकल्स आराम भी करते हैं, साथ साथ अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से ब्लड को रिसीव करने का काम भी करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही जॉइंट डायस्टोल खत्म होगा दोबारा से एट्रियल सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर दोनों ऑरिकल्स जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह से ब्लड को रिसीव करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल से जॉइंट डायस्टोल तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस विल कंस्टिट्यूट वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। और ये पूरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। तो अब इस सर्कल पे हम लोग आते हैं। ये सर्कल एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम 0.4 सेकेंड्स जो है वो कौन लेता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब कि जॉइंट डायस्टोल जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल जो है ये 1 सेकेंड लेता है, और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ये 3 सेकेंड लेता है। तो 4 + 3 7 + 1 8, तो 0.8 सेकेंड्स का एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है वो बनता है, ठीक है। तो आई होप कि कार्डियक साइकिल जो है वो आप लोगों को समझ में आया है। एक फ्लोर चार्ट या एक डायग्राम जैसा है जो मैं आपको सेंड करूंगी, तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कार्डियक साइकिल की, ठीक है। तो हार्ट साउंड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। पहला हार्ट साउंड कब होता है, पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से।
और दूसरा हार्ट साउंड जो है डब, वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे होता है जब सेमीलूनर वाल्व्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक है, तो लब और डब दो हार्ट साउंड्स होते हैं। पहला हार्ट साउंड है लब और दूसरा हार्ट साउंड है डब। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर बाइकस्पिड वाल्व्स, ट्राइकस्पिड वाल्व या जो सेमीलूनर वाल्व्स हैं, अगर वाल्व्स में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, वाल्व्स ठीक से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि लब या फिर डब दोनों साउंड्स के बाद में एक हल्का सा इस टाइप का एक साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। तो लब या डब के बाद में ये जो हल्का सा श वाला साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट मर्मरिंग। ठीक है, तो हार्ट साउंड्स का प्रॉपर चलना शो करता है कि हमारा हार्ट हेल्दी है। और अगर हार्ट साउंड्स के बाद में थोड़ा सा भी ये श वाला हल्का सा भी साउंड आता है, तो ये शो करता है कि हमारे हार्ट के वाल्व्स में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो है कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, रियूमेटिक फीवर जो एक डिजीज होता है उसकी वजह से भी जो है हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्ट बीट और हार्ट पल्स पे। ठीक है, तो एक जो कार्डियक साइकिल है, क्योंकि वो कंप्लीट होने में केवल 8 सेकंड लेता है, तो 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट में कई सारे मल्टीपल कार्डियक साइकिल्स जो हैं चलते हैं। ठीक है, अब हमारे हार्ट में क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारे कार्डियक साइकिल्स चलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट में रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो हमारे हार्ट में ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्ट बीट है, इस हार्ट बीट में एक कंप्लीट सिस्टोल होता है और एक कंप्लीट डायस्टोल होता है। तो एक कंप्लीट सिस्टोल और एक कंप्लीट डायस्टोल मिला करके एक हार्ट बीट बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है, ठीक है, इसका बीट करने का पर्पस क्या है? हमारे हार्ट के बीट करने का पर्पस ये है कि हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी को रेगुलरली और कंटिन्यूअसली जो है ब्लड प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स तक बीट कर सकता है। इसका एवरेज जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट है। तो एवरेज हार्ट बीट हमारी क्या होनी चाहिए? 72 टाइम्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो हार्ट बीट है वो कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग कि हमारी एक्टिविटी क्या है। अगर हम लोग चढ़ उतर रहे हैं, जल्दी जल्दी सीढ़ियों से दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है ज्यादा होगी। या अगर हम लोग कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम लोग डांस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे ब्लड को, हमारे बॉडी को ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादा ब्लड प्रोवाइड करने के लिए हमारा हार्ट जो है जल्दी बीट करता है। लेकिन अगर हम लोग आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे बॉडी को उतनी ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमारा हार्ट बीट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, तो हार्ट के बीट करने के साथ ही क्या होता है कि हमारे हार्ट से एसोसिएटेड जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उसमें हार्ट बीट के वजह से एक वेव ऑफ डिस्टेंशन जाती है। मतलब एक वेव टाइप का मूवमेंट जो है वो हमारे आर्टरीज में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वेव ऑफ डिस्टेंशन है या वेवी मूवमेंट होता है हमारे आर्टरीज में, दिस इज नोन एज आर्टीरियल पल्स। ठीक है, व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज द आर्टीरियल पल्स। ठीक है, तो आर्टीरियल पल्स जो है वो बेसिकली वेव ऑफ डिस्टेंशन है जो हमारे हार्ट बीट के साथ में करेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, क्या करती है? हमारे हार्ट बीट के साथ करेस्पॉन्ड करती है। तो अगर आर्टीरियल पल्स हमको ऑब्जर्व करना है, तो हमारी जो रिस्ट है, ठीक है, हमारी रिस्ट पे हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फिंगर रखते हैं, वहां पर हमको हमारी पल्स जो है ऑब्जर्व होती है। हम लोग वहां पे अपनी पल्स को जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो आर्टीरियल पल्स है वो हमेशा हमारे हार्ट बीट के साथ करेस्पॉन्ड करती है। तो आर्टीरियल पल्स जो है वो भी हार्ट बीट के साथ कम या ज्यादा होगी। एक्साइटेशन होने पर हमारी हार्ट बीट जो है इंक्रीज होगी, तो हमारा पल्स भी इंक्रीज होगा। और अगर हम लोग रेस्ट पे हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो भी डिक्रीज होगी, साथ ही साथ हमारा पल्स जो है वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, दिस
particular topic, it is known as the stroke volume and the cardiac output. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट, ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक कार्डियक साइकिल में हमारे वेंट्रिकल्स कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप करते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम. अगेन आई एम रिपीटिंग, विथ एवरी कार्डियक साइकिल द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by the ventricles is known as the stroke volume. ठीक है, तो वन कार्डियक साइकिल में, ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज पम्प्ड, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, जनरली एक कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है, हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 70 ml ऑफ ब्लड जो है पंप करते हैं. ठीक है, हमारे वेंट्रिकल्स जो हैं, हेल्दी हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ऑफ ब्लड जो है उसको पंप करते हैं. ठीक है, तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग नंबर ऑफ हार्ट बीट्स के साथ में मल्टीप्लाई करें तब हमको क्या मिल जाएगा? कार्डियक आउटपुट. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the ventricles of our heart during one cardiac cycle is known as the stroke volume. Okay, and when we multiply the stroke volume with the number of heartbeats, then what will we obtain? We will obtain the cardiac output. Okay, so what will be the cardiac output? Cardiac output is stroke volume into number of heart beats. ठीक है, तो अगर हम लोग मान ले कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, इसको हम लोग नंबर ऑफ हार्ट बीट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर विल बी 5040 ml. ठीक है, तो 5040 ml मतलब कि अप्रॉक्स 5040 ml यानी कि अप्रॉक्स 5040 ml है ना, तो 5.4 लीटर. ठीक है, तो 5.4 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. तो 5.4 लीटर्स ऑफ ब्लड इज circulated within our body with every heartbeat. Okay, with every heartbeat in 1 minute. ठीक है, तो 5.4 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड कितना होता है? टोटल ब्लड ही 5.5 लीटर होता है. ठीक है, टोटल ब्लड ही 5.5 लीटर होता है. तो उस 5.5 लीटर में से 5.4 लीटर ऑफ ब्लड जो है पर मिनट हमारा हार्ट हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि हमारे हार्ट की एफिशिएंसी कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा है. ठीक है, तो ये जो कार्डियक आउटपुट है ये भी कम या ज्यादा हो सकता है. अगर कोई एथलीट है, ठीक है, कोई खेल कूद रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, दौड़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है या नदी पे के आसपास कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए. तो जब कभी भी हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाता है. स्ट्रोक वॉल्यूम भले ही उतना रहे लेकिन हार्ट बीट इंक्रीज होने की वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है,
तो आज जो है हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आज आप लोग क्या याद रखोगे? कार्डियक साइकिल को, स्ट्रोक वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट को आप लोग याद रखोगे, प्लस आर्टीरियल पल्स को। और एक आप लोगों के लिए वर्क है कि आप लोग अपना अपना पल्स रेट ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। आपके रिस्ट के ऊपर आपके थंब को रखोगे, हल्के हाथ से रखोगे, जोर से दबा के नहीं रखोगे, हल्के हाथ से रखोगे तो आपको ऑब्जर्व होने लगेगी आप लोगों की पल्स। तो 1 मिनट में किसका कितना पल्स रेट है आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो आई होप कि आज जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो उसको आप लोग पूछना, मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली क्लैरिफाई करूंगी। अंटिल देन, थैंक यू।